एक नन्हा सा बच्चा जब दुनिया में आता है, उसके बाद वो धीरे धीरे थोड़ा सा बड़ा होता है। अब वो बच्चा जब 2 3 4 साल का हो जाता है और धीरे धीरे चलना शुरू करता है, तो उसके मुंह से सबसे पहली आवाज जो निकलती है, जैसे कि हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में, हमारे समाज में जब बच्चे थोड़ा सा पाँव के बल चलना शुरू करते हैं, फिर वो धीरे धीरे खड़े होकर चलना शुरू करते हैं और फिर कुछ उनके मुंह से निकलना शुरू होता है। अमूमन बच्चे मामा, दादा, काका ऐसा कुछ कहना शुरू करते हैं। पर ये बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होना शुरू करता है, तो उसके मुंह से एक ही आवाज निकलती है और वो होती है पापा की। वो पापा पापा, डैडी डैडी आवाज लगाता है। अब ये बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और एक समय आता है जब वो अपनी माँ से पूछता है कि मम्मी, मेरे पापा कहाँ हैं? सबके पापा तो स्कूल में आते हैं, क्योंकि वो पढ़ने भी जाने लगा था। इस समय 5 6 साल उम्र हो चुकी थी। कई बार अपनी माँ से पूछता है कि मम्मी, मेरे पापा कहाँ हैं? तो उसकी मम्मी कुछ बताती नहीं है। वो पड़ोसियों से पूछता है, मोहल्ले वालों से पूछता है। अब मोहल्ले वाले उसके बताते हैं कि बेटा, तुम्हारे पापा तो तुमसे बहुत दूर हैं, यहाँ नहीं है, वो दूसरे देश में है। अब ये बच्चा अपनी माँ से वो बातें आके कहता है कि मम्मी, मेरे पापा अभी जिंदा हैं और वो कह रहे थे पड़ोसी के अंकल आंटी की वो बहुत दूर हैं, दूसरे देश में रहते हैं। आखिर क्या है पूरी कहानी, आप मुझे क्यों नहीं बताती हैं? तो इसकी माँ बार बार, जब भी ये बच्चा नन्हा सा पूछता है कि मम्मी, हमारे पापा की क्या कहानी है और हमारे पापा वास्तव में कहाँ हैं, आप मुझे प्लीज बता दीजिए। लेकिन माँ होती है कि बताने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि शायद वो कहानी भूल जाना चाहती थी, जिस वजह से उनके बेटे का जन्म हुआ था। खैर, धीरे धीरे जिंदगी के दिन कब गुजरने लगते हैं और जिंदगी के दिन कैसे कैसे धीरे आगे गुजर जाते हैं, माँ और बेटे दोनों को पता नहीं चलता है। अब धीरे धीरे समय ये आ जाता है कि जब बच्चा और बड़ा हो जाता है और एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगता है, उसकी उम्र 19 साल की हो जाती है। और फिर जब वो एक दिन अपने यूनिवर्सिटी में अपनी क्लास लेने जाता है, तो वो आर्ट साइड का, कला का स्टूडेंट रहता है। तो उसके स्कूल से, यानी कि उसके यूनिवर्सिटी, उसके कॉलेज से उसे टास्क दिया जाता है, एक होमवर्क करने को दिया जाता है कि सभी बच्चों को फैमिली ट्री बनानी है। एक कला के माध्यम से एक पेड़ बनाना है, जिसमें उन्हें प्रदर्शित करना है मम्मी को, पापा को, बाबा को, दादा को, कि उनके परिवार का जन्म कहाँ से हुआ था और उनके परिवार में क्या क्या है। अब ये बच्चा जब स्कूल से पढ़कर घर पहुंचता है, तो अपने मम्मी से बोलता है कि मम्मी, आज स्कूल में, हमारे यूनिवर्सिटी में जहां मैं पढ़ाई करता हूं, वहां पे हमें फैमिली ट्री बनाने का काम दिया गया है। मम्मी, अब बताओ ना कि क्या कहानी है मेरे पापा की, और मेरे पापा इस समय कहाँ हैं? अब चूंकि मम्मी स्कूल का काम देखती है, यूनिवर्सिटी का काम देखती है, तो मम्मी भी कहती है कि बेटा, बताती हूँ। अब माँ बैठती है और अपने 19 साल के बेटे को पूरी कहानी बताती है। और उस कहानी के बाद वो बेटा अपने बाप को, जो उसका वास्तविक पिता है, उसको इतने प्रेम में फंस जाता है और इतना रोता है अपनी माँ के गले से लग के दोस्तों, कि बहुत हैरान परेशान हो जाता है। और फिर उसकी माँ उसे बताती है कि बेटा, ये बहुत पुरानी कहानी है। तुम्हारे पापा उस धरती के आदमी हैं जहां पर वीर योद्धाओं का जन्म होता है। दरअसल तुम्हारे पापा भारतवर्ष के रहने वाले हैं, और वो भारतवर्ष में एक प्रांत पड़ता है पंजाब, और वहीं पर एक जिला पड़ता है अमृतसर। तो तुम्हारे पापा अमृतसर के रहने वाले हैं। तो इस तरीके से पूरी कहानी बताती है दोस्तों। पूरी कहानी क्या है, बहुत ही दिल को छू लेने वाली है। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों पर इस समय आपको ये कहानी देखने को मिल जाएगी। बहुत ही मधुर मिलन है बाप और बेटे का। इंडिया में जब बेटा आता है जापान से और अपने भारतीय पिता से मिलता है, वो भी करीब 19 साल बाद, जब उसकी 19 साल की उम्र हो चुकी है। यानी कि न बेटे ने 19 साल तक बाप को देखा है और बाप ने न 19 साल तक अपने उस जापान में पैदा हुए बेटे को देखा है। दोस्तों, क्या है पूरी कहानी? आखिर कैसे हुआ इस बेटे का जन्म? आखिर 19 साल बाद एक बाप और बेटे फिर दोबारा कैसे मिले? आखिर इसके पीछे की क्या कहानी थी? बाप भारत का और बेटा जो है वो जापान का। बहुत ही मधुर कहानी है दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम इसी की पूरी कहानी जानेंगे कि आखिर इसके पीछे का रीजन क्या था,
इसके पीछे की वजह क्या थी पूरी कहानी, जब एक बेटा 19 साल बाद उसे अपने पिता की जरूरत पड़ जाती है और फिर पूरा वाकया सोशल मीडिया के माध्यम से मीडिया तक आ जाता है और लोग जब ये सब सुनते हैं तो एक बार सोच में भी पड़ जाते हैं और बहुत सारे लोग इसकी प्रशंसा भी करते हैं। तो शुरू करते हैं बिना देरी के आज की कहानी को। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे मेरा बस वही छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में लाल बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियां अपने चैनल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। की शुरुआत होती है अमृतसर का एक जवान जो गबरू था, देखने में बहुत अच्छा, बॉडी बहुत अच्छी, हष्ट पुष्ट शरीर, घर से खेलता खाता बच्चा, और ये घूमने के लिए जाता है थाईलैंड। अब जब वो थाईलैंड से घूमकर आ रहा होता है तो एयरपोर्ट पर अपने जहाज का आने का इंतजार कर रहा होता है कि एयरपोर्ट पे कब उसका प्लेन लैंड होगा, फिर वो इंडिया कब वापस जाएगा। तो वो एक सीट पर, एयरपोर्ट के सीट पर, एक चेयर पर बैठकर अपनी जहाज के आने का इंतजार ही कर रहा था। दरअसल वो काफी देर पहले एयरपोर्ट पे पहुंच चुका था। तो इंतजार करते करते वो देखता है कि जिस चेयर पर वो अपने प्लेन के आने का इंतजार कर रहा है उसके बगल चेयर पर एक सुंदर सी लड़की बैठी हुई है जिसकी उम्र महज 17-18 साल की है। अब चूंकि वो उस लड़की को देखने पर लग रहा था कि ये भारतीय मूल की लड़की नहीं है, अब दोनों की निगाहें एक दूसरे से मिलती हैं। अब ये लड़की इससे जो जिसका नाम सुखपाल होता है, 19 साल की उम्र होती है, उससे बात करने लगती है। जो ये लड़की उस सुखदेव सिंह के साथ बगल में बैठी थी वो भी बताती है कि मैं इंडिया चल रही हूँ। तो सुखदेव सिंह नाम पूछता है तो वो लड़की अपना नाम बताती है, सचिएटक हाटा। और सचिएटक हाटा सुखदेव सिंह को बताती है कि दरअसल वो जापान की रहने वाली है और अभी वो थाईलैंड घूमने आई थी और फिर अब वो इंडिया जा रही है। तो सुखदेव सिंह जब उसके मुंह से ये बातें सुनते हैं तो कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है, मैं भी इंडिया का रहने वाला हूँ, आप इंडिया कहाँ घूमने जा रही हो? तो वो बताती है, ताजमहल अपने भाषा में बताती है। सुखदेव सिंह पूरी तरीके से उसकी भाषा को समझते हैं, सुनते हैं और फिर कहते हैं कि चलो ठीक है। अब ये दोनों बातें ही करते रहते हैं तो अनाउंस होता है कि इनकी जो जहाज है इंडिया जाने वाली वो एयरपोर्ट पे आ चुकी है। जब दोनों जाते हैं अपनी अपनी सीट पे बैठते हैं तो देखते हैं कि संयोग बहुत अच्छा था। कल सुखपाल सिंह की जहां पे सीट थी जस्ट उसी के बगल उस जापानी लड़की सचिएटक हाटा की भी सीट होती है। दोनों एक साथ बैठते हैं और दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि दोनों अब 10 मिनट में एक दूसरे की निगाहों में निगाहें डालकर बातें कर रहे थे। अब दोनों अगल बगल ही सीट थी तो पूरे रास्ते भर बात करते आते हैं और इंडिया में जब प्लेन लैंड होता है उसके बाद जब दोनों एक दूसरे से विदा लेते हैं तो सचेतक हाथा कहती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ। दोनों एक दूसरे से गले मिलकर विदाई देते हैं। अच्छा, जाते जाते सुखपाल सिंह सचेतक हाटा से कहते हैं कि अगर आप इंडिया आई हैं, आप बुरा ना माने, तो मैं अमृतसर का रहने वाला हूँ और हमारे अमृतसर में बाघा बॉर्डर है और स्वर्ण मंदिर है, तो अगर आप बुरा ना माने तो आप अगर ताजमहल देखकर वापस आए तो आप हमारे पास भी चले आइए, हमारा पैतृक घर है, वहां पे रहते हैं और उसके बाद जो है आपको रुकने की, होटल की कोई दिक्कत नहीं, हमारी भी फैमिली वहां पे रहती है, आप आ जाइए, हमारे साथ रहिए। अब सचेतक हाटा आगरा से जब घूम फिर कर छुट्टी पाती हैं तो उनके पास और छुट्टी का टाइम होता है। अब सचेतक हाटा डायरेक्ट सुखपाल सिंह के पास अमृतसर पहुंच जाती हैं और अमृतसर में सुखपाल सिंह के साथ करीब 7-8 दिन गुजारती हैं और 7-8 दिन गुजारने के बाद दोनों की बातचीत अब धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। यानी कि सुखपाल सिंह सचेतक हाटा को अपना दिल दे चुके थे और सचेतक हाटा सुखपाल सिंह को अपना दिल दे चुकी थी। क्योंकि दोनों की उम्र अभी नौजवान थी, दोनों एक दूसरे को टूट कर चाहने लगते हैं और फिर कुछ दिन बाद ऐसा समय आता है जब सचेतक हाटा की इंडिया में जो रहने की अवधि थी वो खत्म हो जाती है। अब सचेतक हाटा जापान लौट जाती हैं, लेकिन वो जापान जब लौटती हैं तो उन्हें लगता है कि वो सुखपाल के बिना अब नहीं रह पाएंगी और इधर सुखपाल का भी वही हाल होता है। सुखपाल को भी लगता है कि शायद सचेतक हाटा के बिना वो अपना जीवन नहीं गुजार सकते हैं। दोनों की एक दूसरे से काफी देर देर तक फोन पे बात होने लगती है
और दोनों एक दूसरे से प्यार के पूरे बंधन में बंध ही चुके थे। पर्यटक हाटा सुखपाल सिंह को अपने वतन जापान बुला लेती हैं। वो सन 2001। 2001 में सुखपाल सिंह अमृतसर से जापान चले जाते हैं और फिर जापान में वो सचिएटक हाटा के साथ रहना शुरू करते हैं। अभी महज एक साल बीता होता है कि सन आ जाता है 2002। अब 2002 में जापान के रीति रिवाज के अनुसार से सचिएटक हाटा और सुखपाल सिंह दोनों आपस में शादी के बंधन में बंध जाते हैं और दोनों अपना हंसी खुशी जीवन उसी जापान में गुजारने लगते हैं। भी कुछ ऐसा होता है कि सुखपाल सिंह को लगता है कि अब मैं जापान में ज्यादा दिन नहीं रह सकता हूं। सुखपाल सिंह अब अपनी पत्नी जो कि जापानी मूल की थी उनको तलाक देना चाहते हैं और वहां के कानून के हिसाब से वो तलाक देके भारत वापस लौट आते हैं। अब जब वो भारत वापस लौट आते हैं, भारत वापस लौटने के बाद उन्हें पता चलता है कि दरअसल उनकी प्रेमिका और उनकी पत्नी रह चुकी सचिएटक हाटा अब गर्भवती हो चुकी हैं। कुछ दिन बाद ही सन 2003 में सचिएटक हाटा ने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम रखा रिन। ये वही बच्चा था जो मैंने कहानी के शुरू में बताया था। अब रिन जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो अपनी माँ से पूछता है, लेकिन उसे नहीं पता चलता है कि उसके पिताजी कौन हैं। और फिर जब स्कूल से कॉलेज से वो प्रोजेक्ट दिया जाता है फैमिली का चित्र बना के, फैमिली का प्रोजेक्ट बना के, फैमिली की ट्री बना के लाने के लिए, तब जब ये सब बातें रिन को पता चलती हैं तो रिन ठान लेता है कि मुझे चाहे जैसे हो, मुझे अपने पिताजी से, मुझे अपने बाप से मिलना है। और फिर वहां से वो इंडिया के लिए अपना पासपोर्ट बनवाता है और पासपोर्ट बनवाने के बाद इंडिया वापस आता है। उसकी माँ सचिएटक हाटा उसे कुछ फोटोग्राफ देती हैं। जैसे फिल्मों में आपने देखा होगा कई बार लोग फोटोग्राफ लेकर एक दूसरे को ढूंढते हैं। ऐसे जब रिन अमृतसर पहुंचता है तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले एक एक दुकान पर दिखाकर अपने पिताजी की फोटो को पूछता है, लेकिन कोई भी दुकानदार उसे उसके बाप का पता बताने में मजबूरी जाहिर करता है और कोई भी नहीं पता बता पाता है। फिर अपनी माँ को फोन करता है वो जापान। उसकी माँ बताती है कि बेटा तुम्हारे पिताजी अमृतसर में फला जगह पे रहते थे। वो 2-3 फेमस जगहों के नाम लेती है। उनका बेटा रिन जो 19 वर्षीय था वो और लोगों को फोटो दिखाता है। हालांकि उसे कामयाबी मिल गई। कुछ दुकानदारों को चेहरा जो फोटो में था वो पता चल जाता है और पता चल जाता है कि जो फोटो ये दिखा रहा है उसमें दिख रहा शख्स कोई और नहीं सुखपाल है। और फिर कुछ दुकानदार सुखपाल का एड्रेस उसको बता देते हैं। और फिर ये रक्षाबंधन के एक दिन पहले जब सुखपाल सिंह से मिलता है, चूंकि सुखपाल सिंह ने पहली बार देखा था तो सुखपाल के भी आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता है। और सुखपाल सिंह इससे पूछते हैं कि बेटा तुम कौन हो। तो वो अपनी माँ की फोटो दिखाकर जब सुखपाल सिंह से सारी बातें बताता है तो सुखपाल सिंह को ये समझने में देर नहीं लगती कि ये और कोई नहीं, ये वही बेटा है जो मेरी प्रेम कहानी का बेटा है, जिस माँ को मैंने तलाक देकर जापान छोड़ दिया था, यही बेटा है। दोनों बाप बेटे एक दूसरे को गले से मिलते हैं और काफी देरी तक रोते हैं। ये पूरा वाकया जब सोशल मीडिया पर पूरी कहानी एक पे एक करके तैरने लगती है तो लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता और लोग खुशी के मारे झूम उठते हैं कि कम से कम भले ही एक जापानी बेटा था, बेटा कहीं का भी हो, कि कम से कम उसे अपने बाप की जो खोज थी वो पूरी हो गई और बेटे बाप मिलकर दोनों एक साथ खुशी के साथ आपस में बातें करते हैं। सुखपाल सिंह की एक बिटिया होती है जो कि उन्होंने अपने यहाँ इंडिया में शादी की थी, तो उनकी एक सिंगल बिटिया होती है और रक्षाबंधन का त्योहार होता है। जब वो देखती है कि उसका भाई आ चुका है तो वो भी कहती है कि उसे एक भाई की जरूरत थी और इधर जो रिन जापान से आया था अपने पिताजी को खोदते खोदते उसे एक बहन की जरूरत थी। अब एक बहन अपने जापानी भाई को राखी बांधती है। इस तरीके से पूरी कहानी का खुलासा होता है। दोस्तों उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी और यही थी पूरी कहानी जो सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों पर विभिन्न तरीके से तैर रही है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी और कहानी आप किस राज्य से, किस प्रदेश से, किस गांव से, किस जगह से देख रहे थे और आप इस पूरी कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी महत्वपूर्ण राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसी एक नई सच्ची दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद,
वंदे मातरम।